हेलो एंड वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड इंजरी। तो हेड इंजरी क्या है? हेड इंजरी इज एन ट्रॉमा टू द स्कल एंड ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। यानी कि हमारे स्कल में या ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए किसी बाहरी मैकेनिकल फोर्स की वजह से, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, उसको बोलते हैं हेड इंजरी। ओके, इसमें स्कल्प आपको पता है, यानी कि हमारा जो एक लेयर होती है, हमारे जो एक बेसिकली जिसमें हमारी स्किन्स होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। ओके, वो स्कल्प क्या करती है? स्कल को कवर करती है, और स्कल क्या करती है? हमारे ब्रेन को कवर करती है। ठीक है, तो हम इन तीन चीजों में कोई भी इंजरी होती है, कोई चोट लगती है बाहरी कोई भी ऑब्जेक्ट की वजह से, उसको बोलते हैं हेड इंजरी। आगे, इट में रेंज फ्रॉम माइल्ड इंजरी विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसमें जो चोट है या कोई भी इंजरी है वो माइल्ड इंजरी से स्टार्ट हो सकती है, यानी कि माइल्ड इंजरी भी लग सकती है, और साथ साथ आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। माइल्ड इंजरी में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ, यानी कि कोई चोट लगी है आपको, कोई इंजरी हुई, ओके, लेकिन उस कंडीशन की वजह से भी आपका जो स्कल है, आपका जो ब्रेन है, या जो आपका स्काल्प है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, उसके कोई डिजाइन में, उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन साथ साथ अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर में कोई आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपके जो भी स्कल स्कल ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए। ओके, और या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, यानी कि पेशेंट काफी सीरियस हो सकता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो एट लास्ट उसकी डेथ हो सकती है। आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी। अब हेड इंजरी को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो हम तीन टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सीवियरिटी। ओके, यानी कि वो पेशेंट के कितना ज्यादा सीवियर है, तो हम उसको, वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है। ओके, तो हम उसके लिए ग्लासकोमा स्केल यूज करते हैं, जीसीएस स्केल यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट कितना ज्यादा कॉन्शियस है, पेशेंट ज्यादा सीरियस तो नहीं है। तो इसमें अगर माइल्ड हेड इंजरी यानी कि छोटी मोटी चोट लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम असेस करेंगे तो पेशेंट का जीसीएस 13 to 15 आएगा। ओके, सेकंड है, अगर पेशेंट का जीसीएस 9 to 12 आता है, इट मींस मॉडरेट हेड इंजरी है, यानी कि चोट थोड़ी ज्यादा है। ओके, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर हेड इंजरी है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रही है, हैमरेज भी हो रहा है, तो उस कह सकते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट का जीसीएस है वो बिलो 8 आएगा। ओके, आगे देखते हैं जीसीएस असेस आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो जो जीसीएस होता है उसमें हम पेशेंट का आई ओपनिंग देखते हैं कि पेशेंट कितनी बार आंख खोल रहा है, कोई भी उसको अगर बोला जा रहा है कि आंख खोलने के लिए, क्या वो रिस्पॉन्स दे पा रहा है आई ओपनिंग की वजह से। वर्बल रिस्पॉन्स दे पा रहा है, बोल के कुछ बोल पा रहा है कि नहीं, बोल के कुछ रिस्पॉन्स दे पा रहा है। या फिर मोटर रिस्पॉन्स यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए जब उस पेशेंट को बोला जाता है कि अपने हाथ उठाइए, अपने पैर को थोड़ा मूव करिए, तो क्या वो कर पा रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जीसीएस असेस किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंजरी। अब हम बात करते हैं कि इंजरी के टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है क्लोज्ड हेड इंजरी। अब क्लोज हेड इंजरी में फर्स्ट क्या है? स्कल रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि इस चोट तो आपको लगी है, यानी कह सकते हैं पेशेंट को चोट लगी है, बट उसका जो स्कल है उसमें ना कोई फ्रैक्चर है, ओके, ना कोई क्रैक है, ना कोई डैमेज है। ओके, वो नॉर्मल से चोट लगी हुई है। ओके, उसमें स्कल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, स्कल में कोई डैमेज नहीं है, उसके कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद है ब्रेन इंजरी अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ओके, अब लेकिन स्कल में कोई नहीं है, हो सकता है उसके ब्रेन में कोई इंजरी हो। ओके, इंटरनली कोई फोर्स हो गया हो, यानी कि कोई अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है अंदर जो ब्रेन है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया हो, जिसकी वजह से ब्रेन में ही इंजरी हो रही है, ब्रेन में ही कोई कह सकते हैं कोई गांठ हो गया, या कोई हेमेटोमा की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओपन यानी कि पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी। अब पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कोई चीज का अंदर जाना, बॉडी के अंदर जाना। फॉर एग्जांपल सुई है, ओके, या सिरिंज है। तो जब भी हम पेशेंट को सुई या इंजेक्शन देते हैं, आईएम देते हैं, ओके, तो वो आईएम क्या होती है, पेनिट्रेट होके हमारे बॉडी में जाती है। ठीक है, तो इसी में क्या है, तो अगर ओपन पेनिट्रेट इंजरी तो कैसे होगा? तो स्कल इज फ्रैक्चर्ड एंड पेनिट्रेट, यानी कि स्कल उसका फ्रैक्चर हो गया है, स्कल जो पेनिट्रेट हो गया, यानी कि कोई भी बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है या बाहर की कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पेनिट्रेट होके स्कल में चली गई, अंदर घुस गई उसके स्कल में। ओके, उसको बोलेंगे ओपन हेड इंजरी। दूसरा है हाइयर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्रेन इंजरी, ब्रेन डैमेज। ओके,
जब भी स्कल अगर फ्रैक्चर होता है या पेनिट्रेट होता है कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट हमारे स्कल में, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा हाइयर रिस्क होता है इन्फेक्शन का। ओके, और ब्रेन डैमेज होने का भी ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि बाहर का ऑब्जेक्ट हमारे स्कल में आ गया है। ओके, हो सकता है वो स्कल की वजह से वो सीधे ब्रेन में चला गया। ओके, तो उसको बोलेंगे ओपन हेड इंजरी या पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी में नेक्स्ट टाइप है आपका बेस्ड ऑन पैथोलॉजी। क्या पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसको ब्रेन इंजरी को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है कंकशन। ओके, कंकशन में क्या हो रहा है, टेम्परेरी लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन विदाउट स्ट्रक्चर डैमेज। ओके, यानी कि कोई भी हेड इंजरी हुई है लेकिन क्या कह सकते हैं, जो ब्रेन का फंक्शन है वो टेम्परेरी लॉस हो गया, यानी कि पेशेंट कुछ समय के लिए सब कॉन्शियस हो गया है, अनकॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस हो गया है, प्रॉपर ब्रेन फंक्शन। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब कोई चोट लग जाती है तो हमें से थोड़ा बहुत चक्कर सा आ जाते हैं। ओके, तो उस कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि हम प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं। ओके, हम थिंक नहीं कर पाते हैं। ओके, तो उस समय क्या होता है, उस टाइप को हम बोल सकते हैं कंकशन, यानी टेम्परेरी लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी कि उस स्कल के स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा एक लॉस ऑफ फंक्शन हो गया ब्रेन का। उसके बाद है कंट्यूशन। अब कंट्यूशन यानी कि चोट लगना बेसिकली, तो ब्रीचिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, यानी कि अब ब्रेन टिश्यू में चोट लग गई है काफी, अब उस चोट की वजह से हो सकता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होना हो गया। ओके, तो जब भी ब्रेन टिश्यू में कोई चोट लगी है तो उसको बोलेंगे कंट्यूशन। नेक्स्ट है स्कल फ्रैक्चर, नाम से पता चल रहा है पेशेंट का हो सकता है स्कल फ्रैक्चर हो गया और ब्रेक इन स्कल बोन, यानी कि जो स्कल बोन है पेशेंट का या उस इंडिविजुअल का वो ब्रेक हो गया, उसको बोलेंगे स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल हैमरेज। ओके, अब इंट्राक्रेनियल का मतलब होता है ब्लीडिंग इनसाइड स्कल। ओके, यानी कि स्कल के अंदर जो ब्लीडिंग है उसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज में क्या हुआ, ब्लीडिंग अंडर द स्कल, यानी कि स्कल के अंडर जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अब इंट्राक्रेनियल हेमरेज में भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट है एपिड्यूरल हेमाटोमा। अब एपिड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है कि इसमें जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बेसिकली आपके स्कल और जो आपका ब्रेन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है, ड्यूरामेटर। ओके, तो स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में जब ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा। ओके, एपिड्यूरल हेमाटोमा का मतलब है कि आपके स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में जब ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या ब्लड कलेक्ट हो गया है तो उसको बोलेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा। अभी ब्रेन में नहीं गया है। ओके, स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में। ठीक है, ये हो गया एपिड्यूरल। नेक्स्ट है सबड्यूरल। अब सबड्यूरल में क्या है, ब्लड कलेक्टेड बिटवीन ड्यूरामेटर एंड ब्रेन, यानी कि ड्यूरामेटर और ब्रेन के बीच में जब ब्लड कलेक्ट होता है या ब्लड एक्यूमुलेट होता है या ब्लीडिंग होती है उसको बोलेंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा। ओके, और नेक्स्ट है इंट्रा क्रेनियल हेमाटोमा, सॉरी हेमरेज। ओके, तो इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा या हेमरेज का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द ब्रेन, या कह सकते हैं इनसाइड ब्रेन टिश्यू, यानी कि ब्रेन टिश्यू में या ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ओके, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप देखोगे तो एपीड्यूरल में जो एपी वर्ड है, एपी का मतलब हो गया टॉप मोस्ट। ओके, यानी कि ड्यूरामेटर। ओके, सब ड्यूरल में जो सब है यानी कि बिलो ड्यूरा, यानी कि ड्यूरामेटर के थोड़ा नीचे। ओके, और जो इंट्रा सेरेब्रल है यानी कि इट मींस ब्रेन के इनसाइड, यानी कि ब्रेन के अंदर। ठीक है, आगे कॉजेस कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। तो फर्स्ट है रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, फॉल्स यानी गिरने की वजह से हो सकता है, फिजिकल असॉल्ट की वजह से हो सकता है, मारपीट हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है द सीवियरिटी ऑफ हेड इंजरी डिपेंड्स अपॉन। अब जो हेड इंजरी की सीवियरिटी है वो किन चीजों में भी डिपेंड करती है। फर्स्ट है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, अब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है वो जो हेड इंजरी जिस चीज की वजह से हुई है, ओके, वो कितनी ज्यादा फास्ट, कितनी ज्यादा तेज और कितने फोर्स से डिलीवर हुई है हेड में, जिसकी वजह से हेड इंजरी हुई है। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट की वजह से सर में चोट लगी है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने ज्यादा तेजी में, कितनी फास्टली और कितनी फोर्स के अकॉर्डिंग वो हमारे सर पे लगा है जिसकी वजह से हेड इंजरी हुई है। ओके, उसको बोलेंगे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट है लोकेशन एंड डायरेक्शन इम्पैक्ट। ओके, यानी कि सर में किस जगह में, किस लोकेशन में क्या डायरेक्शन है उस इम्पैक्ट का। ओके, यानी कि फ्रंट में लगा है या बैक ऑफ हेड लगा हुआ है या साइड में लगा है या फिर टॉप में लगा है, उसको बोलेंगे लोकेशन एंड
डायरेक्शन इम्पैक्ट, ओके। और लास्ट में है सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि कौन सा सरफेस एरिया में ज्यादा लगा, यानी कि बैक टू फ्रंट, साइड टू साइड, ओके। तो ये हो गया सरफेस एरिया। लोकेशन मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकली लोकेशन, यानी कि फ्रंट में लगा है, ओके, या बैक में लगा है, या साइड में लगा है, ये हो गया लोकेशन। लेकिन सरफेस एरिया का मतलब है वो कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, यानी कि अगर बैक में लगा है तो बैक टू फ्रंट, ओके, साइड में लगा है तो साइड टू साइड, ओके। तो उसको बोलेंगे सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर। उसके बाद है रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हेड इंजरी होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट है वर्टिको, चक्कर आना, ओके। नेक्स्ट है अल्कोहल एडिक्शन, यानी कि ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, अगर आपको प्रॉपरली कोई कलर नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या कह सकते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से। और उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रिस्क की वजह से। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कोई आप काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, या एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं काम कर रहे हो, और वहां पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो आपके लिए सही नहीं है, ओके, वो आपको लग सकता है, तो उसकी वजह से आपको हेड इंजरी होने के चांसेस है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में कैसे स्टार्ट होता है, कैसे अकर होता है। तो फर्स्ट है द ब्रेन मूव्स और शेक्स इनसाइड द स्कल। जब चोट लगती है तो ब्रेन क्या मूव कर गया, हल्का सा अपने डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से, और साथ साथ शेक कर गया स्कल के अंदर। नेक्स्ट है ब्रेन वेजल्स में ब्रेक। अब जब शेक कर गया उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लड वेजल्स हैं वो ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अकर हो गई है, ओके, हैमरेज हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट, ब्रेन की ब्रेन का साइज थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं ब्रेन स्वेल हो रहा है, जिसको बोलेंगे सेरेब्रल एडिमा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद जब ब्लीडिंग होगी उसके बाद क्या होगा, बिकॉज द स्कल इज हार्ड एंड कैन नॉट एक्सपेंड, यानी कि जब स्कल हार्ड है और वो एक्सपेंड नहीं हो सकता है, ओके, तो प्रेशर इनसाइड द हेड इंक्रीजेस, यानी कि जो स्कल के अंदर जो प्रेशर, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि स्कल अपने आप को तो एक्सपेंड नहीं कर सकता ब्लीडिंग की वजह से, ओके। तो अंदर ब्रेन के अंदर जो एक बेसिकली आईसीपी है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वैसे नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो होता है 5 to 15 mmHg, ओके, 5 to 15 mmHg। अगर 15 से ऊपर चला जाता है तो आईसीपी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज प्रेशर रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, वो काफी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है तो उसके बाद क्या हुआ, लेस ब्लड सप्लाई कॉजेज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ब्लड ही नहीं जाएगा ब्रेन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ओके, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्लड में। और लास्ट में क्या होगा, इफ नॉट ट्रीटेड, अगर उसको नहीं ट्रीटमेंट दिया गया, नहीं ट्रीट किया गया, तो इट कैन लीड टू ब्रेन हर्निएशन एंड डेथ। हो सकता है ब्रेन हर्निएशन हो जाए, हर्निएशन का मतलब होता है रीपोजिशन, या अपने जगह से थोड़ा सा रीपोजिशन हो जाने की, हिल जाना थोड़ा सा, ओके, या फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से सिम्टम्स सकते हैं, तो हेडेक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को, सीजर्स आने लगेंगे, और साथ साथ सीएसएफ यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके नोज से, आपके कानों से, ईयर से वो लीक हो सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करा सकते हैं, तो वही जीसीएस असेसमेंट कराना है सबसे पहले, बहुत मैंडेटरी है। दूसरा सिटी स्कैन, ओके, एमआरआई और स्कल एक्सरे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, तो प्राइमरी में तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एबीसीडी अप्रोच, यानी कि फर्स्ट है उसका पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे, ब्रीथिंग असेसमेंट करेंगे, सर्कुलेशन मॉनिटरिंग करेंगे, डिसेबिलिटी चेक करेंगे। डिसेबिलिटी तो आपको आपकी जीसीएस जब एसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या डिसेबिलिटी है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई स्टेटस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और एक्सपोजर असेसमेंट पेशेंट का चेक करेंगे। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, क्या कर सकते हैं हम पेशेंट को, तो पेशेंट को एंटी सीजन मेडिकेशन देनी है, फेनिटोइन, ओके, अगर पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो उस केस में हमें पेशेंट को फेनिटोइन देनी है। आफ्टर दैट हिस्टामिन एंटागोनिस्ट आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड, यानी कि अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेस रिलेटेड या फिर कोई केमिकल रिलीज होता है, या पेशेंट कोई भी सीजर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देनी है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट में हम एज अकॉर्डिंग टू नर्सिंग हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंजरी इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द हेड इंजरी। तो पेशेंट्स हमें पता भी करना है, पूछना है उससे कि जो भी उसको चोट लगी कैसे लगी, कहाँ पे था वो, किस ऑब्जेक्ट से लगी। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं
पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो उसके रिलेटिव से हम बात कर सकते हैं उस इंजरी के बारे में, ताकि हम उस हेड इंजरी के बारे में और अच्छे से पता कर पाएँ कि हेड इंजरी और कैसे ज़्यादा फैटल हो सकती है, कितनी माइल्ड है, कितनी मॉडरेट है। उसके बाद है असेस एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट वाइटल साइंस, यानी कि पेशेंट का हम वाइटल साइंस को, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को और उसके इनिशियल असेसमेंट को असेस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम एक बेसलाइन बना सके फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद है पेशेंट को हम इन्फॉर्मेशन देंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एजुकेशन देंगे, एनकरेज करेंगे, ताकि आगे कोई पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। ओके? पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में कुछ हो सकता है उसको चोट ना लग जाए या कोई इंजरी ना हो जाए, फॉल ना हो जाए अपने बेड से, तो उसके लिए पेशेंट को हमें एनकरेज करेंगे, अगर पेशेंट खुद में कैपेबल इतना है तो। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेज़ल कैनुला, और पेशेंट को हमें O2 थेरेपी देनी है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है एलिवेट द पेशेंट हेड एंड बॉडी 30 टू 40 डिग्री एंगल, और पेशेंट का आईसीपी मेंटेन करने के लिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पेशेंट का हेड और बॉडी को 30 टू 40 डिग्री एंगल पोजीशन में रखना है। तो पेशेंट में सीजर को कंट्रोल करने के लिए हम बेंजोडाज़ेपाम दे सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट में न्यूट्रिशन मैनेज करना है, और हमें माल न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट में, तो उसको प्रिवेंट करना है, और आगे कोई भी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हमें सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट में करनी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो में आपको कौन सी कमी लगी है, या वीडियो और कौन-कौन सी कंटेंट आपको चाहिए था इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, तो वो कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।